साल 2022 में जब गर्मियों का मौसम आया था तो उसे सबसे ज़्यादा समर हॉटेस्ट एवर बताया गया था। उस समय इंडिया में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी कि 122 साल का रिकॉर्ड टूटा था। फिर आई 2023 की गर्मियाँ। उस साल गर्मियाँ इस तरह की थी कि साइंटिस्ट ने बताया कि पिछले 2000 सालों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है अर्थ के नॉर्थ साइड पर। फिर हम आते हैं साल 2024 में। फरवरी 2024 सबसे हॉटेस्ट रिकॉर्ड, मार्च 2024 सबसे हॉटेस्ट रिकॉर्ड, और आखिरी के 11 महीने धरती पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं गर्मी के मामले में। ये जो गर्मी को आप सहन कर रहे हैं, ये गर्मी नॉर्मल नहीं है। पिछले महीने साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट देखी गई है। अगर दूसरे देशों की बात करें गर्मी के मामले में, तो हालात वहाँ भी सही नहीं हैं। आप सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह पर ऐसी ही गर्मी पाई जा रही है। फिलीपींस में तो 53 डिग्री हीट क्रॉस पाया गया। इंडिया में उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। मई के पहले ही हफ्ते में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। पूरे देश में यही हाल है गर्मी का। यहाँ तक कि केरला में 46 डिग्री तापमान क्रॉस हो गया। इन सब के पीछे का क्या कारण है, आइए समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सिर्फ यही एक कारण नहीं है इतनी गर्मी पड़ने का। इसके पीछे 2 और मेन कारण हैं, आइए जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह से गर्मी अपना प्रचंड रूप ले रहा है, और अगर यही हाल रहा और हम सब ने कुछ नहीं किया तो आने वाले सालों में इससे भी बुरा हाल हो सकता है। ये गर्मी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ना ही साउथ ईस्ट एशिया में, बल्कि सभी कंट्रीज में अलग लेवल की गर्मी देखी जा रही है। इसी महीने साउथ अमेरिका, ब्राज़ील में इतने भयानक तरीके से बाढ़ आई कि 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो गए। पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया। और साउथ अफ्रीका में भारी मात्रा में पानी की कमी हो गई और खाने की भी कमी हो रही है। और इन सब के पीछे सिर्फ एक वेदर है जिसे इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। उसका नाम है अल नीनियो। वैसे तो ये अर्थ क्लाइमेट का नेचुरल साइकिल है जो 5 से 7 सालों में देखने को मिलता है, पर इस तरह क्लाइमेट चेंजिंग से ये सालों साल अपने स्तर में बढ़ोतरी कर रहा है। इस साइकिल का पूरा नाम है अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, मतलब कि ENSO। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से फेगोसिटिक सेल फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। आज की वीडियो में हम उस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। ग्रेन्युलोसाइट का बेसोफिल पार्ट हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन को सिक्रेट करता है और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। इओसिनोफिल्स 2 से 3% इन्फेक्शन रेजिस्ट, मतलब संक्रमण प्रतिरोध है, और ये एलर्जिक रिएक्शन से जुड़े हुए होते हैं। आइए अब समझते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स के फर्स्ट पार्ट को, जिसका नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 25% इन्वॉल्व होते हैं और लिम्फोसाइट के 2 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट टी लिम्फोसाइट और सेकंड बी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये लिम्फोसाइट बॉडी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटलेट को पूरा कवर करने वाले हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स। WBC कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और 6000 से 8000 mm³ ब्लड में ये लेस एवरेज में होते हैं। WBC की 2 मेन कैटेगरी है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये ग्रेनुलोसाइट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स के डिफरेंट पार्ट हैं। ग्रेनुलोसाइट्स का न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबेंडेंट सेल है। ये 60 से 65% टोटल WBC का पार्ट है और बेसोफिल्स 0.5% से 1% ओनली WBC का पार्ट है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट 6 से 8% फेगोसिटिक सेल का पार्ट है जो बॉडी में एंटर करने वाले फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। RBC रेड ब्लड सेल्स मतलब इरिथ्रोसाइट्स, ये मोस्ट अबेंडेड ब्लड सेल है, मतलब कि
ज़्यादातर आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एक हेल्दी एडल्ट मैन में ऑन एन एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी रेड बोन मेरो के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका कलर लाल कलर का होता है और ये आयरन को कंटेन करता है, मतलब ये आयरन को रोक कर रखता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और एक हेल्थी पर्सन में 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और जब रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसफर होता है तब ये मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लास्ट पॉइंट, आरबीसी का लाइफ स्पैन सिर्फ 20 दिन का होता है और उसके बाद ये प्लीहा मतलब कि स्प्लीन में आरबीसी के कब्रिस्तान में नष्ट हो जाता है। स्प्लीन जो होते हैं ये आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, मतलब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स, थर्ड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स एंड फोर्थ प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। फर्स्ट प्लाज्मा स्ट्रोक कलर का होता है और 55% विस्कस फ्लूइड जो होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। विस्कस फ्लूइड यानी कि चिपचिपा पदार्थ। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर पाया जाता है और लगभग 6 से 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा के 3 मेजर प्रोटीन्स हैं, फर्स्ट फिब्रिनोजेंस, सेकंड ग्लोबुलिन्स एंड थर्ड एल्ब्यूमिन्स। फर्स्ट फिब्रिनोजेन प्रोटीन, इसकी जरूरत पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन में। सेकंड ग्लोबुलिन्स, ये प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में। एंड थर्ड एल्ब्यूमिन, ये हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। प्लाज्मा स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स को कंटेन करके रखता है जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन एक्सेट्रा। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स ये सभी प्लाज्मा में पाए जाते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में ट्रांजिट मतलब प्रागमन में होते हैं। और प्लाज्मा में फैक्टर्स ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रेजेंट रहते हैं और बिना फैक्टर्स के प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी हासिल करें। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आसानी से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से बाइंड होकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं और फिर ये O2 मिक्सचर का ब्लड सभी टिश्यू तक पहुंचाया जाता है और फिर ये O2 और हीमोग्लोबिन उन टिश्यूज को ऑक्सीजन देते हैं जिनमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। ब्लड में O2 का ट्रांसपोर्ट 2 तरह से होता है, फर्स्ट फिजिकल फॉर्म एंड सेकंड केमिकल फॉर्म। ब्लड में फिजिकल फॉर्म का ऑक्सीजन और केमिकल और हीमोग्लोबिन मिलकर मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और बिना ऑक्सीजन के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टिश्यू के डिमांड पर ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। ह्यूमन बॉडी में 97% O2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है और 3% O2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करता है। और ब्लड जब टिश्यू को सारे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दे देता है और उनसे वापस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और उस CO2 को वो हार्ट तक पहुंचाता है। इसी तरह से ये चैन चलती है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है और इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसका नाम इचरचिया कोलाई है, आइए पहले जानते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन यानी कि आंत और एनवायरनमेंट, फूड एंड अनट्रीटेड वाटर में प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर ई कोलाई हार्मलेस होते हैं एक हेल्दी इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में और कुछ इंटेस्टाइन और कुछ ई कोलाई स्ट्रेन पैथोजेनिक होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया किन बीमारियों का कारण बनते हैं आइए समझते हैं, जैसे कि डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इलनेस और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। ई कोलाई बैक्टीरिया और भी कई जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉयल, वेजिटेबल्स, वाटर, अंडर कुक्ड मीट एंड फीकल मैटर में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ ई कोलाई स्ट्रेन कॉजेज सीरियस फूड पॉइजनिंग सच एज सीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई स्टैक यानी कि STEC। ई कोलाई बैक्टीरिया से बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखें, फल, सब्जी और भी अनेक चीज़ों को अच्छे से वॉश करके। आज की वीडियो में हम ब्रेन फंक्शंस को समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को सेव जरूर कर लेना। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कॉर्टेक्स है जिसे सेरिबेलम कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ये ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है। इसे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जाता है,
फर्स्ट लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड सेकंड राइट हेमिस्फेयर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हायर ऑर्डर ब्रेन फंक्शन में जिम्मेदार होता है, जैसे कि सेंसरी परसेप्शंस, मोटर फंक्शंस, कॉग्निशन, लैंग्वेजेस एंड कॉन्शियसनेस। कॉर्टेक्स के 4 मेजर लोब्स हैं और इन चारों के डिफरेंट फंक्शंस भी हैं, और इन चारों लोब्स के नाम है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। इन चारों लोब्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरे भाई बता दो यार, अखबार सुन रहे हैं फिजिक्स आसान आया था और सब लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स पूरा थियरी बेस्ड था पूरा। तो बता दो भाई प्लीज़ यार, थोड़ा हमें हेल्प हो जाए 2025 के लिए। हाँ यार, पेपर अब की बार आया तो बड़ा आसान था। आपकी बार पेपर ऐसा आया था ना वो हार्ड था ना इजी था। हाँ, लेंथी बहुत था पेपर अब की बार। देखो पेपर अब की बार आया था इजी, लेकिन सिर्फ 35% इजी था, मीडियम था 46% और डिफिकल्टी लेवल थी 18% थी। आपकी बार जो फिजिक्स था ना, फिजिक्स में ज़्यादातर आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी था बट न्यूमेरिकल उतना नहीं जितना हर साल आता है। न्यूमेरिकल एक मीडियम लेवल में था, न्यूमेरिकल जो सॉल्व आराम से किया जा सकता था, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा फिजिक्स में नहीं थी। और केमिस्ट्री आपकी बार थोड़ा सा घुमा फिरा कर आया था, घुमा फिरा कर ऐसा कि जैसा हर साल आता है ना पेपर प्रीवियस ईयर में, वैसा पेपर आपके पास फिजिक्स में और केमिस्ट्री में नहीं आया था। 2023 के एग्ज़ाम में और 2024 के एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क था पेपर में, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है और भी बाकी चीज़। आपके पास फिजिक्स इजी था कंपेयर टू केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी बार थोड़ा सा टफ था। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक मैं देकर आया पेपर, तो मुझे केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा। और अगर जूलॉजी बॉटनी की बात करें तो जूलॉजी बॉटनी सही था बिल्कुल। और आपकी बार अगर तुम जूलॉजी बॉटनी की बात करो तो तुम्हारा उसमें भी स्टेटमेंट वाइज भी था, पूरा थियरी, मतलब थियरी तो रहता ही है, ऑब्वियसली बायोलॉजी है। तो देख लिया ना, आपका पेपर ऐसे ही बनाए थे। अगर तुम्हें भी अच्छे से तैयारी करनी हो 2025 में तो अभी से लग जाओ। मई चल रहा है, अगले मई में फिर एग्जाम आएगा। हाँ भाई समझ गया। हाँ भाई समझ गया, पक्का एकदम अच्छे से पढ़ाई करूँगा मैं और अब की बार नीट पक्का मैं क्रैक करूँगा। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि अच्छी प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो अब टेंशन फ्री हो जाओ। फिजिक्स वाला लेकर आया है आपके लिए यकीन नीट 2.0 2025 बैच। ये बैच आपको अवेलेबल है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में। इसमें आपको लेक्चर, डीपीपी, नोट्स, टेस्ट और आने वाले सभी टेस्ट सीरीज का फ्री एक्सेस मिलेगा। और भी काफ़ी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इसका प्राइस है 6600 ओनली। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करो और अपनी नीट की जर्नी को कोटा की बेस्ट फैकल्टी के साथ स्मूथ बनाओ।